हेलो एंड वेलकम। आज इस वीडियो में हम संगठन की अवधारणा के बारे में विचार करेंगे। द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। संगठन का जो कॉन्सेप्ट है, लोक प्रशासन के अंतर्गत संगठन को सर्वाधिक महत्वपूर्ण अवधारणा माना जा सकता है, क्योंकि इसके अर्थ की स्पष्टता के बाद ही इसके सिद्धांतों की सही जानकारी हम सभी स्टूडेंट्स को हो सकती है। संगठन है क्या? अगर इसके बारे में बात करें तो निश्चित लक्ष्य की प्राप्ति हेतु व्यक्ति या व्यक्ति समूह द्वारा संपन्न किए गए कार्यों के संयोजन की प्रक्रिया को संगठन कहा जाता है। या हम ऐसे कहें कि किसी कार्य को योजनाबद्ध तरीके से प्लानिंग से संपादित करना ही संगठन है। किसी भी कार्य को हम वेल प्लान तरीके से करें तो वही क्या है? वही संगठन है। कार्य को शुरू करने से पहले उसको सुव्यवस्थित रूप से नियोजित करना भी संगठन ही कहलाता है। जैसा कि ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में इसका जो मीनिंग बताया गया है ऑर्गेनाइजेशन का, संगठन का, वो कहा गया है, संगठन का तात्पर्य किसी वस्तु की व्यवस्थित संरचना बनाना है या किसी वस्तु के आकार को सुनिश्चित करके उसे कार्य करने की स्थिति में लाना संगठन कहलाता है। टू फ्रेम एंड पुट इनटू द वर्किंग ऑर्डर। तो उस हिसाब से अगर हम देखें तो संगठन में 3 चीज़ें शामिल होती हैं। पहली, वो कार्य किसी निश्चित उद्देश्य की पूर्ति के लिए किया जाता है। सेकेंड इज़, इसमें सहयोग की भावना रहती है। और तीसरा, इसमें सहयोग की भावना तीसरा, इसमें अनेक व्यक्तियों के द्वारा कार्य किया जाता है। तो संगठन का अर्थ वैसी व्यवस्था से है जिसमें व्यक्तियों के द्वारा कार्यों का संपादन विशेष रूप से हो। संगठन अनेक व्यक्तियों की ऐसी संरचना है जिसमें व्यक्ति अपने पहले से निर्धारित लक्ष्य को पूरा करने के लिए योजनाबद्ध तरीके से कार्य करते हैं और एक दूसरे के साथ मिलकर अपने निर्धारित कर्तव्यों का पालन अच्छी तरीके से करते हैं। उदाहरण के लिए हम लें, मानव रूपी संगठन में अनेक अंग होते हैं, जैसे हाथ, कान, नाक, पैर आदि। अपने निर्धारित कार्यों का संपादन ये सारे अंग करते हैं और शरीर रूपी सजीव संगठन को बनाते हैं। ये सभी अंग या तो एक दूसरे पर आधारित होते हैं या निश्चित संबंधों के कारण एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। इनमें से किसी एक अंग के भी अपने कार्यों को छोड़ने से पूरे शरीर पर असर पड़ता है। जिस प्रकार शरीर के अंगों द्वारा अपने स्थान से कार्यों का संपादन करना बहुत ज़रूरी है, ठीक उसी तरह किसी निश्चित उद्देश्य के लिए की गई व्यवस्था संगठन करना ऑर्गेनाइजेशन कहलाता है, क्योंकि उसके भी अनेक अंग मानव शरीर की तरह ही निश्चित कार्यों के संपादन के लिए व्यवस्थित होते हैं। स्पष्ट रूप से हम कहें तो संगठन को जन्म देने वाला अंग्रेजी शब्द ऑर्गेनाइजेशन का सही अर्थ किसी निश्चित उद्देश्य को पूरा करने के लिए की गई क्रमबद्ध व्यवस्था कही जा सकती है। अब ये जो ऑर्गेनाइजेशन वर्ड है, संगठन की उत्पत्ति कैसे हुई? संगठन की उत्पत्ति के विषय में ये कहा जा सकता है कि इसकी आवश्यकता उस समय हुई होगी जब मनुष्यों ने साथ मिलकर काम करना शुरू किया गया होगा कभी। अंग्रेजी भाषा के ऑर्गेनिज्म शब्द से निकले ऑर्गेनाइजेशन यानी संगठन का अर्थ अंगों के ऐसे संबंध से है जो सब साथ मिलकर एक इकाई के रूप में कार्यों का संपादन करते हैं। स्पष्टतः हम कहें सामान्य उद्देश्यों को पूरा करने के लिए जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति एक साथ मिलकर कार्य करते हैं तो संगठन का जन्म होता है। अब मॉडर्न टाइम में, आधुनिक समय में संगठन प्रबंध का एक आवश्यक अंग बन गया, मैनेजमेंट का। आज के टाइम में मैनेजमेंट को इम्पोर्टेंस दी जाती है, किसी भी काम का प्रबंधन करना।
तो क्योंकि इसके बिना निर्धारित लक्ष्यों को पाना असंभव है। प्रबंधन की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि संगठन में कार्य करने वाले व्यक्ति मिलजुल कर उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए कार्य करें, तभी वो सक्सेसफुल रह सकता है। लोक प्रशासनिक दृष्टि से अगर हम देखें तो लोक प्रशासन के विद्वानों ने संगठन की परिभाषा को अलग अलग तरीके से परिभाषित किया है। इसको परिभाषित करने वालों में लूथर गुलीक, J.D. मूने, उर्विक, फिफनर, F.M. मार्क्स इत्यादि विद्वानों के नाम कहे जा सकते हैं। जैसे कि लूथर गुलीक कहते हैं कि संगठन सत्ता का औपचारिक ढांचा है जिसके द्वारा किसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कार्यों को विभाजित तथा निर्धारित करने के साथ साथ उनका समन्वय किया जाता है। इसी तरह उर्विक का मानना है कि संगठन का अर्थ उन क्रियाओं का निर्धारण करना है जो किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए आवश्यक हों और उनको ऐसे वर्गों में क्रमबद्ध करना है जो विभिन्न व्यक्तियों को सौंपे जा सकें। इस आधार पर अगर हम संगठन की विशेषताओं को देखना चाहें, उनको वर्गीकृत करना चाहें, तो हम ये कह सकते हैं कि संगठन में पहली विशेषता कि संगठन का विशेष व निश्चित उद्देश्य होता है, कोई सर्टेन पर्पस होता है जिस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए उसका निर्माण किया जाता है। दूसरा हम कह सकते हैं कि संगठन व्यक्तियों का समूह होता है, अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स, चाहे वह समूह बड़ा हो या छोटा। उसमें 2 व्यक्ति भी हो सकते हैं या अधिक व्यक्ति भी हो सकते हैं। तीसरा हम जो इसमें विशेषता कह सकते हैं कि संगठन प्रबंधन का एक भाग है, इट इज़ अ पार्ट ऑफ मैनेजमेंट। जैसे कि हम अभी डिस्कस कर भी रहे थे कि आज के समय में मैनेजमेंट को इम्पोर्टेंस दी जाती है और वो मैनेजमेंट तभी सफल हो सकता है जबकि ऑर्गेनाइजेशन सही हो। चौथा जो विशेषता हम इसमें कह सकते हैं वो है संगठन के व्यक्ति समूह यानी मानवीय संसाधन किसी कार्यकारी नेतृत्व के अधीन कार्य करते हैं। मतलब जो भी ग्रुप ऑफ पीपल है जो कि ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा है, संगठन का हिस्सा है, वो सब के सब किसी एक व्यक्ति की लीडरशिप में कार्य करते हैं। कोई एक उनमें से ऐसा होता है जो उन सब मेंबर्स का हेड होता है। पांचवा इसमें हम कह सकते हैं कि संगठन से संरचनात्मक संबंध स्थापित होता है, एक फंक्शनल रिलेशन बनता है लोगों के बीच में। सबके अपनी अपनी ड्यूटीज़ उसमें डिसाइड कर दी जाती हैं कि इस पर्सन को ये काम, कार्य विभाजन कर दिया जाता है कि हर एक व्यक्ति को अपना एक वर्क डिसाइड है, उसका फंक्शन डिसाइड है कि उसको क्या करना है। 6th पॉइंट है संगठन से समूह के सत्ता एवं दायित्व निर्धारित होते हैं। किसी भी ग्रुप में उसकी अथॉरिटी डिसाइड होती है, उसके जिम्मेदारियां तय होती हैं कि आपको इस पर्पस से ये काम करना है, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपको वर्कआउट जो देना है, इस पोस्ट पर रहकर आपको ये काम करना है। 7 पॉइंट है संगठन के द्वारा सत्ता की सीमाओं की व्यवस्था व सोपानीय क्रम में निर्धारण होता है। इसी के माध्यम से सोपान क्रम बनता है जो हम देखते हैं कि ये व्यक्ति जूनियर है किसी ऑर्गेनाइजेशन में, दैट पर्टिकुलर पर्सन इज़ सीनियर पर्सन, दैट इज़ द सीनियर मोस्ट पर्सन। तो ये जो एक सोपान क्रम है, जूनियर, उससे सीनियर, उससे सीनियर, सबसे सीनियर, दैट इज़ पद सोपान क्रम। इसका निर्धारण भी किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत ही होता है। तो संगठन जो है वो एक लक्ष्य प्राप्ति का आधार स्तंभ हम कह सकते हैं। इसका संबंध प्रशासन से है और ये एक लोक प्रशासन की एक महत्वपूर्ण अवधारणा हम इसको मान सकते हैं। थैंक यू।